सुप्रभातम। बच्चों, अपन ने आज से पहले अपने संज्ञा प्रकरण के अंदर विभिन्न सूत्रों का अध्ययन किया है। आज संख्या प्रकरण का अपना अंतिम कालांश है ये, और कुछ सूत्र अपने सामने अवशिष्ट हैं, अपन उनका अध्ययन करते हैं। अलग अलग संज्ञाएं हैं जिन्हें क्या कहते हैं, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके बारे में अपन विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता किसे कहते हैं? वर्णों की। वर्ण कौन से? देखिए, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब यहाँ समीपता किसकी दिखला रहे हैं? वर्णों की। वर्णों की अतिशय समीपता की संहिता संज्ञा होती है। कौन से वर्ण? अच वर्ण। स्वर वर्णों की जहाँ अतिशय समीपता होती है, अत्यधिक निकटता जहाँ होती है, वहाँ संहिता संज्ञा होती है, उसे संहिता संज्ञा कहते हैं। न्यू टाइप में भी पूछ लेते हैं, संहिता किसे कहते हैं? तो वर्णों की अतिशय समीपता को संहिता कहते हैं। दो उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे सुधी धन उपास्य है या मधु धन अरिहि। इनमें सुधी में ई धन उ, ई और उ की अत्यधिक समीपता है, अथवा मधुधन अरि में उ और अ की अत्यंत समीपता है, इसलिए इनकी परस्पर क्या हुई? संहिता संज्ञा हुई। तो परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की जहाँ अत्यधिक समीपता होती है उसे संहिता कहते हैं। द्वितीय है हलो अनंतरा संयोग है। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। हमेशा व्यवधान विजातीय का होता है, सजातीय का नहीं। कहने का अभिप्राय, अगर व्यंजनों के बीच में स्वर आता है तो व्यवधान होता है। ये कह रहा है अचों के, अच का मतलब स्वर, अचों के व्यवधान से रहित हलों की, व्यंजन वर्णों की परस्पर संयोग संज्ञा होती है। दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में किसी स्वर का नहीं होना ही संहिता कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे शब्द है इंद्र है। इंद्र में ई के पश्चात, ई के पश्चात न द र, न द र, तीन वर्ण आए हैं। इनमें कोई अच नहीं है, कोई स्वर नहीं है, इसलिए इनकी परस्पर क्या हुई? संयोग संज्ञा हुई। इसी प्रकार से उष्ट्रह में उ के पश्चात श ट र, तीन वर्ण आए हैं, इसलिए इनके बीच में कोई अच नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो इनकी क्या हुई? संयोग संज्ञा हुई। तो ये दो उदाहरण अपन देखते हैं, इंद्रः उष्ट्रः। कहने का अभिप्राय, व्यंजन वर्णों के बीच में किसी स्वर का व्यवधान नहीं होना ही संयोग कहलाता है। और अंतिम सूत्र है इस संज्ञा प्रकरण का, सुप्तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत स्वरूप की पद संज्ञा होती है। अपन आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे सुबंत क्या होते हैं और तिगंत क्या होते हैं। प्रातिपदिक के साथ में सु औ जस आदि 21 प्रत्ययों का जहाँ सम्मिलन किया जाता है, सु औ जस आदि 21 प्रत्यय प्रातिपदों के अंत में जहाँ लगाए जाते हैं और उस सम्मिलित रूप का जो शब्द बनता है उसे पद कहते हैं। हमारे सामने जैसे रामः, हरिः, मित्रम, फलम, नदी, मति, रमा, लता आदि क्या हैं? सुबंत हैं। और इसी प्रकार से धातु के अंत में जहाँ प्रत्यय लगाए जाते हैं, तिप तस झी, सिफ थस थ, मिप वस मस, त अताम झ, थास अथाम भम, इट वही महिंग,
उन्हें तिंग कहते हैं। धातु के अंत में ये तिंग जो लगते हैं उन्हें तिगंत कहते हैं। और उनसे जब धातु रूप बनता है, जैसे पठति, लिखति, खादति, ददाति, चलति, गच्छति, हसति, शृणोति इत्यादि इत्यादि रूप जो बनते हैं, इसलिए यहाँ सुबंत और तिगंत दो भेद हैं। मतलब प्रातिपदिक के अंत में सुप आदि प्रत्यय लगते हैं और इन्हीं से विभक्ति रूप बनते हैं, और धातु के अंत में तिंग आदि 21 प्रत्यय लगते हैं और इनसे धातु रूप बनते हैं। इस प्रकार से अकेले प्रातिपदिक के अंत में जब तक सुऔजस आदि प्रत्यय नहीं लगते वो पद नहीं कहलाएगा, और धातु पठ, गम, लिख आदि के अंत में जब तक तिप, तस, जी आदि नहीं लगते हैं वो धातु रूप नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से सुबंत और तिगंत। अब अपन ने संपूर्ण संज्ञा प्रकरण का अध्ययन किया है, और संज्ञा प्रकरण में अपने कुल 14 सूत्र थे। पहला सूत्र कौन सा था? हलन्त्यम। एक एक सूत्र की अपनी विस्तृत व्याख्या कर ली है, केवल पुनः स्मरण के रूप में अपन इनको ध्यान देते हैं। पहला सूत्र था हलन्त्यम। दूसरा क्या था? हलन्त्यम का मतलब क्या होता है? उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल है वो इत संज्ञक होता है। दूसरा सूत्र क्या था? अदर्शनम लोप है। अदर्शनम लोप है। अदर्शनम लोप है। तीसरा हमारा क्या था? तस्य लोप है। तस्य लोप है। चौथा अपना क्या था? आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता। फिर अपना पांचवा सूत्र कौन सा था? उकालोज। उकालोज रहस्व दीर्घ प्लुत है। उकालोज रहस्व दीर्घ प्लुत है। छठा सूत्र क्या था अपना? उच्चई रुद्दात है। उच्चई रुद्दात है। सातवां सूत्र अपना क्या था? नीचई रनुद्दात है। और आठवां सूत्र क्या था अपना? समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः। नवां सूत्र अपना क्या था? मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। 10वां सूत्र अपना क्या था? तुल्यस्य प्रयत्नम। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। 11वां सूत्र क्या था? तथानुदित च प्रत्यस्य। तथानुदित च प्रत्यस्य। 12वां सूत्र अपना क्या था? परः सन्निकर्षः संहिता। 13वां हलो अनंतरा संयोग है। और 14वां सुप्तिगंतम पदम। इस प्रकार से अपने संज्ञा प्रकरण में ये 14 सूत्र हैं। इनके उदाहरण और व्याख्याओं का अपन ने अध्ययन किया है। अगले वीडियो के अंदर अपन संधि प्रकरण को प्रारंभ करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में संधि 3 प्रकार की रखी गई हैं। कौन कौन सी संधि रखी गई हैं एक बार अपन सामान्य चर्चा करते हैं। संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? देखिए, 2 चीजें होती हैं। वर्ण होते हैं, और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ये वर्ण आपस में मिलकर के एक नया वर्ण बनाते हैं, आपस में मिलकर के किसी वर्ण की संरचना करते हैं। अब वर्ण कैसे मिलते हैं? तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को, जहां 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलते हैं उससे मिलने वाले स्वरूप को, घटक को हम संधि कहते हैं। क्या परिभाषा देंगे? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है।
पहली संधि का नाम है अच संधि। इसी को क्या कहते हैं हम? स्वर संधि। अच संधि कहो या स्वर संधि। दूसरी संधि का नाम क्या है? हल संधि। दूसरी है हल संधि। इसे चाहे हल संधि कहो या व्यंजन संधि कहो। और तीसरी संधि का नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। किस प्रकार से हमारे वर्णों का सम्मिलन होता है? अच संधि में कौन कौन से सूत्र चलते हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं, अच संधि के कितने भेद हैं, और इसके साथ में हल संधि में कौन से सूत्र हैं और इनके कितने भेद हैं, और विसर्ग संधि का सामान्य अध्ययन अपन अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।